शाजिब साहब, तवक्को ये की जा रही थी दिन में भी और दोपहर में जो मालूमात हमारे सामने आई और जो वाक़यात पेश आए थे उसके नतीजे में कि हुकूमत की कोशिश होगी तहरीक इंसाफ की कि वोटिंग ना होने दी जाए। अब तक ऐसा ही नज़र आ रहा है और अब तक हुई भी नहीं है तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग। जी बिल्कुल, डिले किया जा रहा है और ज़ाहिर है एक अजीब एम्बैरेसिंग सिचुएशन है जिसका पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे दिफा करेगी। और जो स्पीकर साहब की तरफ से खबरें आती हैं, पहले खबर आई थी कि वो मुत्तफिक नहीं थे जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से रूलिंग दी गई, हालांकि उस रूलिंग के ऊपर उनके दस्तखत मौजूद थे और बहुत टाइम तक उन्होंने इस खबर का डिनायल नहीं दिया था। अब खबर आ रही है कि उनका एक वज़ीर साहब से कोई मुकालमा हो गया और वो आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि स्पीकर साहब इमरान खान साहब को ये बताना चाहते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आवाम को ये बताना चाहते हैं कि तारीख में ये लिखा जाए कि मैं आइन के साथ खड़ा था। तो दरमियान की पोजीशन तो हो नहीं सकती है, कोई एक ही पोजीशन वो ले सकते हैं, या तो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे या आइन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि आइन में अदालत ने बता दिया। और देखिए आज जितनी भी तकारीर हुई हैं उसमें वाज़े तौर पर सारे के सारे जो बात कर रहे थे कि जी 3 पिलर्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और पार्लियामेंट है, इनको आपस में जो है वो डिवाइड होना चाहिए, इनको अपनी अपनी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मगर मसला ये है कि अगर कोई एक भी पिलर अपने पावर को अब्यूज़ करे और आइन से तजावुज़ करे तो फिर जिम्मेदारी बनती है अदलिया की कि उसमें इंटरवीन करे। और यही हुआ है कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर डिप्टी स्पीकर ने तजावुज़ किया था अपने अख्तियारात से, और तजावुज़ इस तरह किया था कि ख़ुद जो अटॉर्नी जनरल है वो कह चुके थे कि लामहदूद नहीं है डिप्टी स्पीकर का या स्पीकर का इख्तियार, वो आइन से तजावुज़ नहीं कर सकता है। और फिर जब मामला अदालत में गया तो उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल ने उस रूलिंग को दिफा से इनकार कर दिया। मगर आज सारे के सारे हैं इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि अदालत ने बड़ा गलत किया है। भाई आपके अपने डिप्टी स्पीकर ने बताया कि उनके इख्तियारात लामहदूद नहीं है, आपका अपना जो अटॉर्नी जनरल है उसने बताया और फिर उसने उसका दिफा करने से अदालत में इनकार कर दिया। मगर आप अदालत को इस वक्त बुरा भला कह रहे हैं। और एग्जीक्यूटिव की जहाँ तक बात है, वो कह रहे थे कि एग्जीक्यूटिव के डोमेन में भी नहीं मुदाखलत करनी चाहिए। साकिब निसार साहब क्या मुदाखलत नहीं करते थे, अस्पतालों के चक्कर लगाते थे, इमरान खान साहब तालियां बजाते थे। साकिब निसार साहब एग्जीक्यूटिव के मुख्तलिफ मामलात में इंटरवीन करते थे, इमरान खान साहब उनकी तारीफ कर रहे होते थे। उस वक्त नहीं ख्याल आया एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसी सैलरी के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जो उसने रिसीवेबल थी, उसने ली नहीं थी। इमरान खान साहब ने पूरा का पूरा कैंपेन बना के उस पर इलेक्शन लड़ा है। साथ ही इतने सारे एमएनएस डिस्क्वालीफाई हुए, उस पर भी तारीफ किया करते थे। तो हमेशा से जब भी अदालत ने मुदाखलत की एग्जीक्यूटिव के काम में तो इमरान खान साहब अदालत के साथ खड़े हुए। और साथ ही जिन जजेस पर अब एतराज़ किया जा रहा है, मैं कल भी बता रहा था कि उमरता बंदियाल साहब वो हैं चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हैं, वो वाला फैसला दिया था कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। एजाजुल हसन साहब वो हैं जस्टिस एजाजुल हसन साहब जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सैलरी ना लेने पर डिस्क्वालीफाई किया था। और ये दोनों जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है वज़ीर आज़म के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ। और आज ये कह रहे हैं कि जजेस जो हैं वो किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा, इस किस्म के का माजरत के साथ तासुर दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर और उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। तो जो डिप्टी स्पीकर है या स्पीकर है उसका इख्तियार लामहदूद नहीं है। ये बात तो खुद अटॉर्नी जनरल बार बार कहते रहे थे। आज आप जजेस की बात कर रहे हैं। जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो उस हद तक है कि कोई एक जो ऑर्गन है वो अब्यूज़ नहीं करेगा पावर का, और डिप्टी स्पीकर ने अब्यूज़ किया पावर को, आइन की तजावुज़ किया, जिसकी वजह से ये रूलिंग आई। लेकिन शाहजेब अब दोबारा ऐसा लग रहा है कि पीटीआई अदालत पे तकिया कर रही है। आज नजर सानी पिटीशन अब से कुछ देर पहले इन्होंने दायर कर दी है। अगर देखा भी जाए 7 अप्रैल वाली जजमेंट के एतबार से तो आपके कानूनी माहिरीन से भी यकीनन बात हुई होगी, क्या पीटीआई कब तक तकिया कर सकती है और कब तक इस नजर सानी पिटीशन के ऊपर रिलाय करके एडजर्न करती रहेगी जो बज़ाहिर हिकमत अमली लग रही है पार्लियामेंट का सेशन, नेशनल असेंबली का सेशन, और क्या ये वर्क करेगा? देखिए रिव्यू की मैं तो ये नहीं है कि अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। रिव्यू में वैसे भी बहुत कम गुंजाइश होती है। 5-0 से फैसला आया है, वही जजेस सुनेंगे, वही वकला आर्ग्यू करेंगे, तो बहुत कम गुंजाइश है। और जिस किस्म का स्वीपिंग फैसला आया है विदाउट इफ्स एंड बट्स, तो आज इस फैसले पर तो अमल दरामद करना है। और बार बार स्पीकर साहब को बताया जा रहा है कि आप वोटिंग कराएं, अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी ना करें, वोटिंग कराएं। वो बार बार कह रहे हैं कि आर्टिकल 69 के तहत अदालत नहीं बता सकती है कि पार्लियामान को अपनी कार्रवाई कैसे चलानी है। अब फैसले में तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जहां से 9 अप्रैल को कार्रवाई ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू करनी है, और ख़त्म हुई थी वोटिंग के मामले पर। मगर एजेंडे में अगर और चीज़ें हैं तो आज हमारी जो मुख्तलिफ कानूनदानों से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि आज वोटिंग कराना लाजमी है। अब कि क्या किस बहाने के तहत सेशन को एडजर्न किया जा सकता है। पहले ये हिकमत अमली सामने आ रही थी कि किसी तरह झगड़ा हो जाए, हाउस का माहौल ख़राब हो जाए, वो भी नहीं हुआ। फिर साद रफ़ीक साहब ने बताया कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जी आज वोटिंग होगी अफ्तार के बाद, मगर उसके मुताबिक भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। अब खबर आ गई कि वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास बुला लिया 9 बजे। अगर ये खबर दुरुस्त है
तो फिर काबीना का इजलास 9 बजे होना है, तो इसका मतलब इमरान खान साहब को लगता है कि काबीना 9 बजे तक होगी, इसका मतलब उनकी हुकूमत होगी और वो वज़ीर आज़म होंगे। तो फिर वोटिंग कराने का आज मूड है या नहीं है, ये सवाल अपनी जगह पर पैदा हो रहा है। शहजाद इकबाल, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी, वो भी हमें इस नशरियात में ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, अगला मूव ये है जो अभी कुछ देर पहले सामने आया वज़ीर आज़म इमरान खान का, कि उन्होंने मुनहरिफ अरकान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस जमा करवा दिया स्पीकर के पास। आपको क्या लगता है इसका नतीजा क्या निकल सकता है? वो अरकान तो अभी उन्होंने इनहराफ किया नहीं है पार्टी लाइन से, वोट कास्ट नहीं किया है पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ अब तक, किस तरह से ये रेफरेंस आगे चल सकेगा? जी जुनैद, जो इनिशियल स्ट्रैटेजी थी कुछ 10-12 रोज़ पहले जी, शहजाद को हम सुन नहीं पा रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, सॉरी शहजाद, कंटिन्यू कीजिएगा। शहजाद से हमारा रब्ता नहीं मुका था। शाहजेब, आपसे जब हमने बात की उससे कुछ देर पहले ये खबर थी कि रेफरेंस दायर किया गया है मुनहरिफ अरकान के खिलाफ, तो आज का पहला मूव ये था कि तकरीरें की जाए, लंबी लंबी इजलास बार बार मुलतवी कर दिया जाए। अब से कुछ देर पहले अब ये इकदाम सामने आ गया कि मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस वज़ीर आज़म इमरान खान ने भिजवा दिया स्पीकर कौमी असम्बली को। आपको इसका क्या मुस्तकबिल लगता है? देखिए, ज़ाहिर है जो 63A है उसका फैसला तो अभी तक आया नहीं है, उसकी तहत जो अदालत सदर मुमलिकत ने रेफरेंस भेजा था अदालत में, मगर उसके बावजूद अगर ये भेज दिया है तो आर्टिकल आइन का बड़ा क्लियर है इस बात के ऊपर कि अगर वो वोट दे दें नो कॉन्फिडेंस में, या फिर अगर कॉन्फिडेंस का वोट हो रहा हो, या फिर जो मनी बिल है उसके हवाले से बात की गई है, तो वोट तो उन्होंने दिया नहीं है। दूसरा मसला ये कि अगर स्पीकर साहब के पास आ भी गया है तो स्पीकर साहब तो वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं, वो इसको इलेक्शन कमीशन के पास भेज सकते हैं। इस सब का तो पूरा प्रोसेस है। तो आज ऐसा नहीं है कि स्पीकर साहब को रेफरेंस भेज दिया तो स्पीकर साहब कह देंगे कि ये मुनहरिफ अरकान है, ये डिस्क्वालीफाइड है, हम इनको वोट नहीं डालने दे सकता। इस पर भी अटॉर्नी जनरल साहब कह चुके हैं कि वोट डालने से किसी को नहीं रोका जा सकता, और मुल्क के बहुत नामवर कानूनदान कह चुके हैं कि वोट डालना हर एक का हक है, या कोई स्पीकर उनको वोट डालने से नहीं रोक सकता। तो अगर ये रेफरेंस की भेजा है आज स्पीकर साहब को, ये इस वजह से है कि उन्हें आज वोट ना डालने दिया जाए तो ये मामला फिर अदालत में चला जाएगा, फिर अदालत में चैलेंज होगा। और मगर मसला ये है कि इत्तेहादियों के साथ हुकूमत के पास, ओपोजिशन के पास इस वक्त 176 लोग हैं, तो हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है कि आखिर तक इतना डिले करें कि कुछ लोग चले जाएँ, 4-5 लोग भी चले गए तो 171 हो जाएंगे, और उसके बाद मुनहरिफ अरकान का वोट ना काउंट हो। ये जो भी होगा उससे कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा। इमरान खान साहब जो भी कर रहे हैं, अगर वो नहीं होने दे रहे हैं, वो बार बार मगरबी जमहूरियतों की मिसाल देते हैं। कब हुआ है मगरब में? बरतानिया की बार बार मिसाल देते हैं कि वो उन्होंने कोई 20 गर्मियाँ वहाँ पे गुजारी हैं। कब हुआ है बरतानिया में कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी लूज़ कर जाए, और उसके बाद इस तरीके से वो पहले आइन तोड़ दे, फिर अदालत का फैसला आ जाए, उसके बावजूद वोटिंग ना होने दे, और ये जो हरबे हैं वो अपनाए जा रहे हों। इमरान खान साहब ग्रेस के साथ जो लूज़ करने वाली बात है वो नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा, खुद पार्लियामेंट में भी नहीं आए हैं, उनके अरकान आए हैं तो वो खुद तो खेल भी नहीं रहे हैं, और साथ में जो हार हो रही है उसको एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। अगर वो जीत सकते हैं तो फेयर एंड स्क्वायर जीतने की कोशिश करें, इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश कर लेते। अब 176 हैं तो ये तरीका अपनाना कि जी मुनहरिफ अरकान वोट नहीं दे पाएंगे और जो इत्तेहादी हैं उसमें से 4-5 इधर उधर हो जाते हैं और उसके बाद वोटिंग हो जाए और उसके बाद अदम एतमाद नाकाम हो जाए, इससे इस्तेहकाम तो नहीं आ जाएगा मुल्क में। उन्हें 15-20 दिन शायद और मिल जाएंगे, और शायद उसमें वो अगर कोई तकर्री करना चाहते हैं, उनका वो टारगेट है, तो उससे भी इस्तेहकाम नहीं आ जाएगा। तो ये सारा का सारा मामला निपटेगा नहीं। मुल्क में जो इस्तेहकाम की ज़रूरत है और एक बाकायदा IMF से भी डील करना है, मुश्किल फैसले लेने हैं, उसके लिए मुल्क को एक बाकायदा तौर पर स्टेबल हुकूमत चाहिए। इमरान खान साहब आज अगर इन हरबों के जरिए सर्वाइव कर गए तो क्या वो हुकूमत कर रहे होंगे? अपोजिशन एहतजाज नहीं कर रही होगी, अदालत में केस नहीं चल रहा होगा, अपोजिशन एक और अदम एतमाद नहीं लेके आएगी। तो 15-20 दिन बाय करके वो मुल्क को क्यों एक और अदम इस्तेहकाम में डालना चाहते हैं, बजाय इसके कि अपने सियासी कार्ड्स ठीक खेलते, अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखते, अपने मुनहरिफ अरकान को मनाते, और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बात कर रहे थे कि वो फैज़याब हो रहे थे, उस पर कम रिलायंस रखते, कम इंहिसार करते, खुद अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट, इकनॉमिक मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट सारे काम अगर खुद करते तो मेरे ख्याल है वो अब हुकूमत कर रहे होते, क्योंकि वो सब इंहिसार किसी और पे करते थे और वो बात नहीं रही, और इस स्टेज पर आके आज खड़े हो गए हैं। तो उसमें इस तरह सर्वाइव करने की कोशिश करना, एक तो ज़ाहिर लग रहा है कि वो ग्रेस के साथ और वकार के साथ शिकस्त नहीं तस्लीम कर रहे हैं, दूसरा मुल्क को बहुत ज़्यादा क्राइसिस में डाल रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है शाहज़ेब, और ये मैं शहजाद के पास लेके भी जाऊंगी, लेकिन चूंकि आपने अभी एक बात की, आपने कहा कानूनी माहिरीन से आपकी बात भी हुई है, तो ज़रा एक कानूनी नुक्ते के ऊपर रहनुमाई कीजिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें लिखा हुआ है कि सेशन प्रोरोग नहीं हो सकता, यानी ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन मुलतवी तो कर सकते हैं। तो क्या यही स्ट्रैटेजी लग रही है इस वक्त कि हम जितने दिन इसको खींच सकें खींच लें?
देखिए, हमारी जो मुख्तलिफ कानूनदानों से बात हुई, उनका ये कहना है कि आज के दिन में वोटिंग होना लाजमी है। यानी कि अगर इस वक्त हुकूमत डिबेट करा रही है तो अक्सरियत की ये राय है कि अभी डिबेट के बाद भी आज के दिन वोटिंग होना लाजमी है। डिबेट हो सकती है, उसके बाद वोटिंग हो सकती है, जबकि कुछ की राय है कि एजेंडा वहीं से शुरू होना चाहिए था जहां पर ख़त्म हुआ था, यानी कि फौरी तौर पर वोटिंग करानी चाहिए थी, जो कि अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है। ये हमें राय नहीं मिल रही है कि आज के दिन का इजलास कल पर चला जाए और उसके बाद कल का इजलास परसों पर चला जाए, इस सेशन को ना ख़त्म किया जाए, यानी ये जो सेशन बुलाया गया है मगर इसको मुलतवी किया जाए और ये कल परसों तरसों हो जाए, ये कानूनी राय हमें नहीं मिल रही है। ये ज़रूर मिल रही है कि हुकूमत अभी डिबेट अगर हो रही है हो जाए, अगर वोटिंग अभी नहीं हो रही है उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कंटेम्प्ट होगा कुछ अर्से बाद, यानी कि आज के ही दिन वोटिंग हो जाए तो उसके बाद भी कंटेम्प्ट नहीं हो रही होगी। मगर अगर नहीं होता है तो फिर कानून की और जो अदालत का फैसला उसकी खिलाफ वर्जी होगी। ये हमें जो है वो इनपुट मिला है मुख्तलिफ कानूनदानों से जब हमने बात की। तो फिर शाहजेब, आपको पीटीआई की इसमें हिकमत अमली लग क्या रही है? क्योंकि एक सियासी हकीकत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में दूसरी बड़ी जमात वोटों के एतबार से, अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो आपको क्या लगता है आगे सियासत भी तो करनी है, बड़ी देर बाद एक ऐसी सियासी जमात जिसने नौजवानों को मुतहरिक किया, फिर उनके साथ एक इनका बयानिया बना हुआ था, उनके ऊपर ये क्या असर छोड़ा होगा जो सारी कार्रवाई हो रही है? देखिए, अफसोसनाक सूरत हाल है। जो इमरान खान साहब के ज़ाहिर डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं वो तो उनकी हर बात को मानेंगे कि ठीक है। शाहजेब, आप बात जारी रखिएगा अपनी। कौमी असम्बली का इजलास भी दोबारा शुरू हो गया है, जो नमाज का ब्रेक लिया गया था वो भी अब खत्म हो गया है। आप अपनी बात जारी रखिए शाहजेब साहब। जी, जो उनके डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं वो तो ज़ाहिर उनके साथ खड़े रहेंगे, वो तो हर पार्टी के उसके साथ खड़े रहते हैं, बट एक बहुत बड़ा वोटर होता है जो न्यूट्रल वोटर होता है, उसके लिए ये सब देखना मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के अपने इमेज के लिए ठीक नहीं है। जब वो कहते हैं कि मैं आखिरी बॉल तक फाइट करूंगा, फिर वो खुद नहीं पार्लियामेंट में आए हैं, सिर्फ उन्होंने अपने अराकीन भेज दिए और फिर ग्रेस के साथ नहीं फाइट कर रहे हैं। वो कभी डिप्टी स्पीकर को इस्तेमाल करते हैं, वो न्यूट्रल अंपायर की बात करते हैं। साहब, आपने भी कुछ कानूनी नुक्ते उठाए थे, तो इस वक्त एहसन भून साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। एहसन भून साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। हम यहाँ स्पेशल स्टूडियो में मौजूद हैं, जियो न्यूज़ के शाहजेब खानजादा साहब भी हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे। अभी जो कुछ हो रहा है कौमी असम्बली में, अगर तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग अब तक नहीं करवाई गई, इसके कानूनी नताइज क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ जाने के? मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है और बड़ी बदकिस्मती की बात है, और ये बड़ी संजीदा चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का इतना क्लैरिटी के साथ आर्डर और इतना वाज़े आर्डर है कि आपको 3 जो अप्रैल का एजेंडा था अकॉर्डिंगली उसी से स्टार्ट करना होगा, मीनिंग देयर बाय कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है उस पे जाना होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्राइमा फेशी ये तौहीन अदालत है, और इस तौहीन अदालत के नतीजे में ये जो हमारे कुछ दोस्त जिस तरह वो कह रहे हैं ना, आर्टिकल 69 की भी बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल 69 सिर्फ प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी का है। इसी तरह जब वो अदलिया के हवाले से ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो वो बाकायदा तौर पे तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं। ये आपको पता है कि आईन हमारा ये कहता है कि अदलिया के बारे में आप पार्लियामेंट में गुफ्तगू नहीं करेंगे, और यहाँ जितनी डेरोगेटरी गुफ्तगू में मजारी साहिबा की, हमारी पार्लियामेंटेरियन है, बड़ी जिम्मेदार है, मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्या गुफ्तगू की। और इसी तरह मुझे तो वाकई बतौर इंसान, बतौर एक सिटीजन के, वाकई जो ये बात है किसी के जो मेंटल स्टेट है उसके हवाले से भी मुझे खुद शक होने लग गया है कि व्हाट वी आर डूइंग विद दिस स्टेट, और लोग क्या कर रहे हैं, और ये पार्लियामेंटेरियन ही है हमारे। मैं शायद महमूद कुरैशी साहब की तकरीर सुन रहा था तो मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी कि ये क्या, हमने फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे जो ऐसा मुझे ये नुकता बताएगा कि ज़ाहिर मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हैं। क्या ये हो सकता है कि आज ही के दिन में सिर्फ अदालत ने पाबंद किया था कि आज ही के दिन में वोटिंग हो, पहले डिबेट हो जाए, तकारीर हो जाए, फिर वोटिंग हो जाए, या फिर ये सेशन चलता रहे, कल परसों तरसों जब तक भी चाहते हैं स्पीकर साहब वोटिंग करा सकते हैं? सेशन को मुलतवी करने से या ख़त्म करने से अदालत ने मना किया है, इस सेशन में कभी भी वोटिंग हो सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं। अदालत ने ये फरमाया था कि उसी 3 जो अप्रैल का एजेंडा था वहां से आपने स्टार्ट करना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैं आई वाज इन द कोर्ट, जब कोर्ट उसके बाद अदालत ने ये फरमाया कि ये अजलास मुलतवी नहीं होगा अनलेस
यू इलेक्ट नेक्स्ट लीडर ऑफ द हाउस। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए लीडर ऑफ द हाउस जो है नेक्स्ट आपने इलेक्ट करना है, वो इसी सेशन में करना है, लेकिन उस वक्त आपको नॉट लेटर देन 10:30 अदालत ने फरमाया था। तो आप ये देखें क्या हो रहा है और किस लेवल पे चीजें जा रही हैं। मेरे लिए बड़ी दुख की बात है, इमरान खान साहब को, हमारे वजीर आजम, उनको ये नहीं करना चाहिए था। ये मुल्क क्या हम आने वाले एहसन भून साहब, कानूनी नताइज क्या होंगे इसके? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसका सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले सकती है। ऑपोजिशन जो एक दरखास्त भी लेकर गई थी, था तो अज खुद नोटिस केस, लेकिन क्या ऑपोजिशन भी रुजू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त, ये इस्तेदा लेकर कि जो हुक्म दिया गया था उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे स्पीकर कौमी असेंबली? मेरा ख्याल है बिल्कुल अपोजिशन भी जा सकती है और इसका सुप्रीम कोर्ट खुद भी नोटिस ले सकती है। देखें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और आइन की इम्प्लीमेंटेशन उनका फर्ज बनता है। और जब मुल्क ऐसी स्टेट ऑफ अफेयर में जा रहा है, मैं तो इस वक्त आपसे ये कहूंगा कि मैं जो लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, जो इस वक्त सब्र से बैठे हुए हैं, उनको प्रोवोक करके बाकायदा ये हुकूमत जो है लाना चाह रही है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के लिए। और मैं समझता हूँ इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। जी, शहजाद इकबाल और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ इस नशियात में शामिल हैं। शहजाद, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? शहजाद तक हमारी आवाज़ नहीं, शहजाद की आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, मैं एहसन भुन साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। एहसन भुन साहब, थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर भी रहनुमाई कीजिएगा। चूँकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली से रुजू किया है मुनहरिफ अरकान के खिलाफ, तो इस सिलसिले में कार्रवाई क्या होती है? क्या स्पीकर का इस्तेहकाक है, ये मामला लंबा जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी जाएगा? वो उसके हवाले से मैं आपको अर्ज कर दूं, बात सबसे पहले देखने वाली बात है कि क्या वो मुनहरिफ, जो आप कह लें कि जो इख्तलाफ रखने वाले, मैं मुनहरिफ का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, ये मीडिया पे बड़ा एक डेरोगेटरी लफ्ज है, जो इख्तलाफ राय रखने वाले अपना मेंबरान हैं, वो एक तो पहले ये है कि क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने ऐलान कर दिया? नहीं। दूसरी बात यह है कि क्या 4 इवेंचुअलिटी में उन्होंने पार्लियामेंट में अपने लीडर ऑफ द हाउस या हेड ऑफ द पार्टी के खिलाफ, कहने के खिलाफ वोट दे दिया है? द आंसर इज नो। जब वो फॉर एग्जांपल वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं, उसके नहीं देंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे तो वो अपना डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, डिफेक्शन। इसी तरह वो मनी बिल के हवाले से बात कोई हो सकती है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो वो कोई ऐसी स्टेज पार्लियामेंट में आई ही नहीं। तो या किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि मैं पीटीआई से इस्तीफा दे रहा हूं, तो ये आर्टिकल 63A जो डिफेक्शन क्लाज है वो उस वक्त तक नहीं अप्लाई हो सकती जब तक के लीडर हेड ऑफ द पार्टी की क्लियर कट डायरेक्शन के खिलाफ उन्होंने कोई मंतकी जो आखिरी फैसला है वो कर नहीं दिया कि उनके खिलाफ वोट नहीं दे दिया। अगर वोट नहीं दिया तो देयर आफ्टर दे कैन नॉट बी पनिश्ड। सलीम साफ़ी साहब जी, हेलो। सलीम साहब, अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप कोई एहसन भुन साहब से सवाल करना चाहते हैं इस कानूनी नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से? हेलो, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए एहसन भुन साहब ने सब कुछ क्लियर कर दिया और वो हमारी तरह जो है कोई ऐसा कानून से नाबलद शख्स भी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो सदर है, एक मोतबर वकील है। 3-4 नुक्ते जो एहसन भुन साहब के गुफ्तगू से मैं समझ चुका हूँ कि नंबर 1 कि ये जो कुछ हो रहा है ये न सिर्फ आइन शिकनी है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की कुलम-कुला खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत है। और मैं उनके इस मुतालबे में अपनी आवाज़ मिलाना चाहता हूँ कि ये इस तरह का मामला नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने छुट्टी वाले दिन इस मामले का नोटिस लिया था तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा और एहसन भुन साहब इस पर अपनी राय दे कि आज रात के वक़्त, जिस वक़्त अगर ये इजलास मुलतवी कर दे बग़ैर वोटिंग के, तो हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान को इकट्ठे होके इस हवाले से वाज़े आर्डर देना चाहिए
और कल इस प्रोसेस को यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि असद कैसर बेचारे को उन्होंने बिल्कुल, मुझे खुद अल्लाह गवाह है, मैं रोज़े से हूँ कि मुझे ये डर है कि असद कैसर साहब को कुछ हो न जाए हार्ट अटैक, क्योंकि ये जितना प्रेशर इमरान खान उन पे डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है कि उनकी असम्बली का स्टाफ भी उनको ये मशवरा दे रहा है कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी ना करें। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मफरूज़ों की बुनियाद पे वो कर रहे हैं, जिस तरह भी इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उनको मुनहरिफ अराकीन नहीं कहा जा सकता। आप उनके दिलों में बैठे हैं, अभी तो उन्होंने अपने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ये 3 बंदे हैं, बड़े अफसोस की बात है। एक बाबरावान साहब, और दूसरा हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब और शीरी मज़ारी साहिबा। अच्छा। और पता नहीं ये कल इनके साथ होंगे या नहीं होंगे, कि वो उनकी खुशनुदी के लिए कह रहे हैं कि वो डट जाए। और अभी इन्होंने शाह महमूद कुरैशी की बात की, यानी इतना हमारे लोगों के अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि कल काबीना के इजलास में इसी शाह महमूद कुरैशी ने ये लाइन लिया था, प्राइम मिनिस्टर के हाथ जोड़े थे, मिन्नत की थी कि जी आप ज़्यादा जो है इसको ना करें केबल के मामले को, और आज उनके खौफ से आके वो जो तकरीर कर रहे थे उससे मुल्क की भी सुखी हो रही थी और उसकी वो भी रुसवाई हो रही थी। सलीम साहब, किसी भी लम्हे सेशन दोबारा शुरू हो सकता है और उसकी कार्रवाई शायद हम दिखाएं। शहजाद इकबाल साहब, और जिस तरह सलीम साफ़ी साहब ने भी अभी एक नुक्ता उठाया है, मेरा ख्याल है एहसन भून साहब के पास लेके जाते हैं। और एक और सवाल, एहसन भून साहब, जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रिव्यू पिटिशन भी दायर की है पीटीआई वालों ने, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सेशन जारी रहे और उस रिव्यू पिटिशन का ये वेट करते रहें, पैरेलल चले साथ साथ? आपकी इसमें क्या राय है? या सलीम साफ़ी साहब ने जिस तरह से कहा है कि क्या अदालत को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए अगर आज वोटिंग नहीं होती तो? मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि जैसे हमारे जज साहिबान और ख़ास तौर पे हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने मुल्क को क्राइसिस से बचाने के लिए छुट्टी के दिन अदालत लगाई और पूरी पाकिस्तान की बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ने इस पे मुतफिका तौर पे लाहे अमल इख्तियार किया कि मुल्क में कोई थर्ड जो पार्टी है उसको इसका फ़ायदा ना उठाए। एक तो बात यह है कि आज मैं भी ये अर्ज करूं कि वो देख रहे होंगे, ज़रूर सारे हमारे जज साहिबान भी देख रहे होंगे, उनको इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बिल्कुल वो मोटो एक्शन लेते हुए बिल्कुल उन्हें बुलाना चाहिए। और ये जो लोग इसके जो तो इन्हें अदालत का मुर्तकिब है, आपने देखा ये दिन गुजर जाना है। आपने देख लिया यूसुफ रजा गिलानी साहब, टेलराइजिंग ऑफ दी कोर्ट के नतीजे में वो 5 साल घर बैठे रहे। और ये इसी तरह ये हमारे स्पीकर साहिबान, ये जो मेंबर हैं, इनको जो इसका कॉन्सिक्वेंस का नहीं पता कि ये क्या होगा और इसके नतीजे में क्या होने वाला है। बाकी रिव्यू पिटीशन की बात, रिव्यू पिटीशन किसी भी पार्टी का अंडर आर्टिकल 188 हक है, लेकिन रिव्यू पिटीशन डज नॉट मीन के उस पे किसी हवाले से कोई ऑटोमेटिकली स्टे हो जाता है, इंजंक्टिव ऑर्डर आ जाता है कोई, या उस इसमें आप देखिए इस ऑर्डर में एक खास बात है, एक टाइम लाइन दी गई है। टाइम लाइन दी गई है कि आपने सुबह नॉट लेटर देन 10:30 उसी दिन वक्त से शुरू करना है जहां से 3 मार्च को अप्रैल को ये हुआ था। मीनिंग देयर भाई ये तो अभी तक इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। जी साहब 1 मिनट दीजिएगा। जी शहजाद, शाहजेब साहब ने भी नुक्ता उठाया था कि ये बात तो वाज़ेह हो रही है, अगर इमरान खान साहब ने इजलास काबीना का 9 बजे रात तलब किया है तो वो ये समझते हैं, ये इरादा कर रखे हुए हैं कि वोटिंग नहीं होगी। अगर वोटिंग हो जाती तो उसका नतीजा जो अब तक नजर आ रहा है, ऑपोजिशन की तादाद पूरी है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जो कि नमाज असर के लिए उसमें वक्फा किया गया था, फिर दोबारा इजलास शुरू हुआ आपसे कुछ देर पहले, और वो इजलास अब एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। शहजाद, ये सवाल अब भी वैलिड है काबीना के इजलास से मुतालिक? जी जुनैद, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी प्लीज़ आप बात कीजिए। अच्छा आ रही है, वरना मेरा हाल भी वही पार्लियामेंटेरियंस वाला होता जो कि वोट देने के लिए आए थे, लेकिन उनको बदकिस्मती से वो तकारीर सुननी पड़ रही थी बैठे बैठे वहाँ पर। तो जुनैद, मैं शुरू इस बात से करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप भी बड़ा गौर से ये देखते हैं कि सियासत में इमरान खान साहब क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज़, क्रिकेट की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सियासत का मैदान और खेल के मैदान में कितना फ़र्क है आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगाइए कि आपको वो याद होगा वाक़या, क्रिस श्रीकांत जो है वो आउट हो गए थे, इमरान खान कप्तान थे
और वो बड़ा खफा थे कि वो आउट नहीं थे, एम्पायर ने गलत आउट दे दिया। तो इमरान खान ने उनको वापस बुलाया बैटिंग के लिए कि अगर तुम आउट नहीं थे तुम आओ दोबारा बैटिंग करो, और फिर श्रीकांत जो है अगली बॉल पे दोबारा आउट हो गए थे। तो वो खेल के मैदान में तो इमरान खान साहब ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया था, लेकिन सियासी मैदान में वो हर तरह से नाकाम हो गए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने में। मतलब कोर्ट का फैसला आने के बावजूद अब अगर वोटिंग नहीं करवाई जा रही है तो उसका क्या मकसद है। और मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं कि हर इंसान जब पिछला अपना कल देखता है तो उसको समझ आता है कि कहीं पे गलती की गई थी, तो बड़ा शर्मिंदा होता है कि मैंने ये क्या किया था, और आपको बड़ा बचकाना सा फील होता है कि मैं ये क्या कर रहा था 5 साल पहले 10 साल पहले। तो जब 5-10 साल बाद हम ये डिस्कस कर रहे होंगे और जो लोग इस वक्त हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए हैं वो गौर करेंगे कि हमने उस दिन पार्लियामेंट में क्या किया था। वोट नंबर हमारे पास पूरे नहीं थे, हम तकारीर के जरिए कोशिश कर रहे थे कि इजलास को डिले करते जाएं, और डिले करने का मकसद क्या है, क्या चाहते हैं, हासिल क्या करेंगे। ये तो बात तय है कि 140 मेंबरान के साथ ये हुकूमत चल नहीं सकती, गवर्न नहीं कर सकती, रूल नहीं कर सकती। तो अब एक ही चीज़ नज़र आती है कि कोई ऐसा मौका तलाश किया जाए जहां पे इनके नंबर पूरे हों, यानी कि इनके नंबर की तो खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन के नंबर पूरे ना हो और वहां पे वोटिंग करवा दी जाए। लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है। आपको पता है तरीक़ेकार सुबह जियो पे बताया जा रहा था कि बेल बजती है, अरकान असेंबली पर हॉल में आते हैं, उनको वक्त दिया जाता है कि वो वोट करें, तो ये भी मुमकिन नहीं नजर आता। अब क्या करेंगे आप, क्या चेंबर में बंद कर देंगे ऑपोजिशन के लोगों को, 4-5 को आपने वॉशरूम में लॉक कर देना है और फिर वोटिंग करानी है। मतलब मैं समझना चाह रहा हूं कि कैसे इससे वे आउट किया है इसका। आप आज नहीं कराएंगे 12 बजे तक, शायद कल आपको करवानी पड़े, आप हासिल क्या करेंगे। जो इस वक्त हासिल करना चाहते वो तो यही है ना कि नंबर के एतबार से किसी तरह ये मुस्तरद हो जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो जाए और उसके बाद दोबारा आप असेंबली डिसॉल्व कर दें। लेकिन अगर कोई भी ऐसा तरीका आप आजमाएंगे जिसमें आप जो अरकान असेंबली ऑपोजिशन के उनको असेंबली हॉल में ना आने दें, उनके बगैर वोटिंग करा ले, तो मेरे ख्याल से ह्यू एंड क्राई उससे मजीद बढ़ेगा। ये मामला सुलझेगा नहीं और उलझेगा, और फिर लोग सवाल उठाएंगे इस वोटिंग के हवाले से भी। जुनैद, तो मैं एक बात ऐड कर दूं। जुनैद, सवाल यही है सलीम साफी साहब, मैं सिर्फ एक बात ऐड कर रहा हूं। शहजाद का माइक नहीं चल रहा था तो शहजाद ने कहा कि मैं वैसे ही पार्लियामेंटेरियन की तरह फील कर रहा था कि जो यहाँ पे बड़ी दिलचस्प तकरीर हो रही थी। मगर मैं कहना चाह रहा हूँ, सोचिए शहबाज शरीफ साहब का क्या हाल हो रहा होगा जो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और उन्हें सारी तकरीरें सुननी पड़ रही है। इस वक्त जो हाल हो रहा है आईन ही का हो रहा है। जुनैद एहसन भोन साहब हमारे साथ थे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। एहसन भोन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नहीं, भोन साहब को ना जाने दे, मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज पूछिए सलीम साफी साहब। मैं भोन साहब से पूछे। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं रही ना कि इस वक्त तमाम लॉयर्स कम्युनिटी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बाकी सब ये आइन के साथ खड़े हैं। तमाम अपोजिशन आइन के साथ खड़ी है, अवाम आइन के साथ खड़ी है। एक वो शख्स है कि जो आइन शिकरी पे तुला हुआ है, उनकी अपनी काबीना भी डिवाइड है। आज आधे लोग उनकी मिन्नत कर रहे हैं कि जी हमसे ये ना करवाए, हमें भी ना मरवाएं, अपने आप को भी ना मरवाए। लेकिन एक इस वक्त जो दरूनी खाना, अच्छा ये इस तरह धमकियाँ देता है, पहले धरनों में भी कहता था कि मैं नहीं उठूंगा और मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो यू टर्न नहीं। मैं 1 मिनट, मैं आखिर में सवाल पे आता हूँ। अच्छा, ओके। तो हम इनको तो जानते हैं कि आखिर में ये यू टर्न लेते हैं, पहले धमकियाँ देते हैं मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। इस वक्त दरूनी खाना जो बातचीत चल रही है, तो वो आने वाली हुकूमत से ये गारंटी मांग रहे हैं कि हम पे आप लोग ये यकीन दहानी करा दे कि ये जो कुछ हुआ है उस पर मेरे ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़ और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 तो नहीं लगेगा। तो मैं बून साहब से ये नुक्ता समझना चाहता हूँ कि क्या जो आने वाली हुकूमत है या अपोजिशन है या कोई और ताकत, ये जो उनका डिमांड है, तो क्या वो इमरान ख़ान को और उनकी टीम को ये यकीन दिला सकती है कि भाई आप लोगों पे के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई आर्टिकल 6 के तहत या अभी तक जो कुछ आपने किया है उसके तहत नहीं होगा? मैं आपको ये अर्ज करूं सलीम साफी साहब, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। देखें, कानून आइन शिकनी पे आर्टिकल 6 जो है वो उसी वक्त सामने आ जाता है, और मेरा तो पहले दिन ये मौक़िफ़ था कि बात यह है कि अगर आपने कंडोन करते रहे ऐसी छोटी मोटी, इतनी बड़ी बड़ी बातों को, ये छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातों को, जिसमें पूरे मुल्क की किस्मत का फैसला करना होता है पार्लियामेंट ने, और वहां बैठे हुए 1-2 शख्स सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा
मोहतात लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अगर एक वर्दी में बैठे हुए शख्स जो है वो आइन की प्रोविजंस को एब्रोगेट कर सकता है। अगर हम कभी कभी अक्यूज करते हैं कि जी हमारे किसी फलां जज ने, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बात जजमेंट दी, उन्होंने आइन के कुछ आर्टिकल्स रिडंडेंट कर दिए, लेकिन उन हमारी आने वाली हुकूमतों को ये जुर्रत नहीं होती। जिस तरह आर्मी का कोई जर्नैल होता है तो वो चाहते हैं कि आइंदा आपने बंदे को हमने बचाना है, इसी तरह अदलिया में भी। लेकिन आज एक इंतहाई इम्पार्शियल मुंसफ ने जब एक फैसला दिया और उसके नतीजे में एक सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सारे उसके हवारी काम कर रहे हैं, तो कोई गारंटी भी आर्टिकल 6 से मैं नहीं समझता इनको बचा सकेगी। द मोमेंट व्हेन यू कमिट एनी ऑफेंस द लॉ कम्स इन ऑपरेशन। सिर्फ ये है कि उसको कल कंप्लेंट एक फाइल करनी है, इसलिए ये गारंटी नहीं की जा सकती। कल को आप फाइल कर देते हैं, मैं कर देता हूं, गवर्नमेंट उसको आगे कर देती है उसी एक्ट के जरिए 1973 के लिए, तो अल्टीमेटली उनको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। ये अगर नहीं होगा तो ये इस मुल्क में यही खिलवाड़ करना पड़ेगा, तो होता रहेगा। सलीम साफ़ी साहब, जिस एतमाद के साथ हुकूमत खिलाफ वर्जियाँ कर रही है, पहले तरीके अदम एतमाद मुस्तरद की, फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का मुत्तफ़िका फैसला आने के बावजूद वोट नहीं करवा रहे, और एक तो अमली तौर पर वोट नहीं हो रहा, वो अलग बात है। हमने सुबह कासिम सूरी साहब की गुफ्तगू भी दिखाई, वो तो कहते हैं उन्होंने कोई गलत काम ही नहीं किया है। यही मौक़िफ़ दूसरे हुकूमती अरकान का भी, असद उमर साहब की तकरीर आपने देख ली, तो ऐसा तो कहीं लग नहीं रहा उनके तरीक़ेकार से कि वो किसी किस्म की कोई गारंटी मांग रहे हैं या कोई एनआरओ मांग रहे हैं। नहीं, ये बाहर आके लोगों को ये तासुर देते हैं। अब कल की काबीना में सिर्फ 3 बंदे थे, एक बाबर अवान साहब थे, एक शीरी मज़ारी और एक फवाद चौधरी, जो उनको और गला रहे थे। बाकी पूरी काबीना उनकी मिन्नत तरला कर रही थी कि जी खुदा के लिए ये काम ना करें हमसे, ये बल्कि वो ये दूसरी बात कर रहे थे, ये केबल वाली, कि जी जो आज तफसीलात बताने जा रहे हैं वहाँ पे तो ये बात ना करें। दूसरी बात ये है, अच्छा आज मैंने आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी उधर क्या था और इधर क्या था, क्योंकि उनको इस दौरान इन सब लोगों को तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ग़ुलाम बना के ट्रीट किया है ना, और उनको अभी तक कुछ लोग उसी जहन में है। दूसरा, इमरान खान साहब ने पहले एक सेलिब्रिटी, फिर उसके बाद एक सोशल वर्कर के, और उसके बाद जब सियासत में आए हैं तो उसने इदारों के और मीडिया का, इन सब का सिर्फ लाड देखा है, उन्होंने उनकी मार नहीं देखी है। इमरान खान साहब ने खुद, जिन लोगों ने फिर इदारों के लाड के जवाब में मार देखी है, तो वो उनकी सोच फिर कुछ और है। और ये आप लोग देखें कि ये अमूमन वही लोग हैं कि जो माजी में हमारे इदारों के बड़े फेवरेट हुआ करते थे। अब आप कासिम सूरी साहब की बात करते हैं, तो कासिम सूरी साहब यार कोयटा में महमूद खान अचकज़ई और उनके मुकाबले में इलेक्शन जीत सकते थे, रईसानियों के मुकाबले में, और उनकी ये पोजीशन थी। फिर वो ज़ाहिरी बात है कि किसी इन्हीं इदारों की बरकतों से अब ये 2-2.5 साल हो गए वो स्टेप लगे हुए थे। तो इन लोगों को अभी तक एक तो यकीन नहीं आ रहा है। हाँ, जो लोग मामलात को समझते हैं तो उनको अंदाज़ा है, इसलिए आप देखें कल इनके इजलास में कितने मेंबरान पार्लियामेंट आए, और आज आप देखें कि कितने लोग दिल से इनके साथ हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि पार्टी के अंदर उन्होंने बिल्कुल ऐसी एक आमिराना कल्चर कायम किया है। कल के काबीना के इजलास में मैं आपको बताऊं कि ख़ुद मैं दावे से ये कह सकता हूं कि जो बंदा कल तक इनके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समझा जाता था, आज़म खान साहब ने भी कल काबीना के इजलास में इनको कहा है कि जी ये काम ना करें। उधर ये पूरा हफ्ता इन्होंने इसमें गुजार लिया कि फ़ॉरेन सेक्रेटरी को बार बार बुलाते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको सब कुछ करते हैं कि आप हमारे हक़ में वो दे दें। उधर पूरी हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जो है वो सर पकड़ के बैठ गई है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इससे पूरे मुल्क का हमारी रुसवाई हो रही है सफारतकारों की पूरी दुनिया में। इसी तरह ये पार्लियामेंटेरियन, अभी मैं आपको ये बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि वो जो लोग ये अथॉरिटी दे सकते, गारंटी दे सकते हैं, तो आज उन्होंने फिर आखिर में आके उनसे ये कहा है कि अच्छा हमें ये गारंटी दिलवा दे
कि हमें हमारे ख़िलाफ़ केसेस ये वाले भी नहीं, सिर्फ ये केसेस नहीं हैं, इनकी तो फाइलें भरी हुई हैं। अभी तो जब ये इनसे वो सरपरस्ती उठेगी तो फिर तो नए हरकत में आएगा, फिर तो दोनों तरफ हवाएं चलेगी। तो बात सिर्फ ये है कि देखिए इस वक्त कि जो अफसोसनाक मुकाम ये है और जिन लोगों से वो कर रहे हैं वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेंगे। शाहजेब से भी यही पूछा। अब शहजाद, पीटीआई एक पॉलिटिकल रियलिटी है, हम इससे वो नहीं कर सकते, इख्तलाफ नहीं कर सकते। तो खान साहब जो सब कुछ कर रहे हैं इससे तासुर क्या जा रहा है उनके वोटर सपोर्टर में, और वो अनडिसाइडेड वोटर जिससे मुतल्लिक हम कहते हैं कि इलेक्शंस में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, आगे के लिए अपनी सियासत के बारे में क्या तासुर छोड़े हैं खान साहब? जी, इससे पहले अलीना सिर्फ वो जुनैद ने बात कही थी जो तकारीर थी पार्लियामेंट में, यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आप लोगों की भी डिबेट भी जो चल रही थी इंटरेस्टिंग थी। मैं सिर्फ ये बता रहा था वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना पार्लियामेंटेरियन की कि मैं वोट डालने आया हूँ लेकिन वोट नहीं डाल पा रहा हूँ, तो मेरा माइक बनता है इसलिए मैंने वो इस्तेमाल किया था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में होने वाली तकरीर इंटरेस्टिंग थी? नहीं, बिलावल की तकरीर आपने नहीं सुनी? उन्होंने दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आज यार। जुनैद देखे उन्होंने आपको कैसर से मिला दिया यार, आपके साथ अलीना और आपके साथ बड़ी जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि लड़ाई इस वक्त न्यूट्रल और न्यूट्रल ना रहने वालों के दरमियान। शहजाद, आपने शाह महमूद साहब के बाद सुनना शुरू किए हैं तकरीरें। शहजाद अपनी पहले वाली बात पे कवर अप कर रहे हैं, अफ्तार के बाद करना भाई, उल्टा उल्टा हो रहा है सब। अलीना ने जो बात की, शाहजेब आपकी और सलीम साफी साहब की गुफ्तगू को ये ना कहना पड़े कि वो दिलचस्प नहीं थी, शहजाद साहब को इस कौमी असेंबली की तकरीरों को दिलचस्प कहना पड़ गया। तो देख लें आप, मगर मसला ये है कि उसमें आप दोनों में से एक कोई कासिम सूरी होगा और एक असद कैसर होगा। खुदा ना करे। शहजाद आप बात कीजिए। जब जुनैद जब हम क्रिकेट की इस्तेलाह बात कर रहे थे तो एक बात मैं कहना भूल गया। आपको याद होगा कि 92 के वर्ल्ड कप की बड़ी मिसालें दी जाती हैं, उसमें जो आखिरी के अहम मैचेस थे इमरान खान साहब ऊपर आए थे 3 नंबर पे खेलने के लिए। अब ये पता लेकिन यहाँ पे असद कैसर को आगे भेज दिया, फिर सूरी साहब को भेज दिया, आज अमजद नियाजी साहब को भी आगे भेज दिया। यहाँ पे तो वो आ ही नहीं रहे खेलने के लिए। देखें जहाँ पे नासिर तुफैल तो इमरान खान बना हुआ है एक हफ्ते से, जो प्रोड्यूसर है, हम नहीं जानती नासिर तुफैल कौन है। अच्छा, लेकिन ये है जो हमारे प्रोड्यूसर है। लेकिन इस वक्त इन्होंने आप लोगों को स्पीकर से मुशाबे कर, अब ये फैसला कर ले कि आप में से कासिम सूरी किसको कहा है और असद कैसर किसको कहा है। सर मैं तो पहले ही मैडम शेख हूं, जांच करके ना आप लोगों को इसके साथ ये ट्रांसमिशन कर देना चाहिए। अच्छा अलीना मुझे आपके सवाल का जवाब देना है, अफ्तारी के लिए हमें प्रॉपर टाइम मिले। अलीना, ये जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, अगर आप देखें ऑन ग्राउंड जो पीटीआई का अपना सपोर्टर था वो बड़ा री एनर्जाइज हुआ है, दोबारा उनके साथ आया है। कुछ ऐसे न्यूट्रल वॉइसेस भी थी जो कह रहे थे कि शायद ये गलत हो रहा है, 5 साल मुकम्मल करने देने चाहिए। कुछ लोगों को ये इख्तलाफ था कि वही लोग जिनको सिस्टम से हटाया अभी कुछ टाइम पहले, उनको आप दोबारा ला के खड़े हो रहे, तो इस वजह से जो उनका सपोर्टर है पीटीआई का वो दोबारा बहाल हुआ, स्ट्रांगली आके फिर उनके साथ खड़ा हो गया था। लेकिन अब ये जो मेरे ख्याल से 3 अप्रैल के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि अगर वो इस्तीफ़ा दे देते या वोट आउट हो जाते, जैसे आज वाजपेयी की मिसाल भी दी शाहजेब ने, तो एक अलग मामला था। लेकिन एक आइन के खिलाफ जाके फैसला करना, सुप्रीम कोर्ट का ओवरटर्न करना, तो मेरे ख्याल से जो कल्ट है तहरीक इंसाफ का, वो तो अभी और ज़्यादा मजबूत हो रहा होगा कि यार देखिए सब हमारे खिलाफ है, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे खिलाफ है, अदलिया हमारे खिलाफ हो गई, ट्विटर पे जिस किस्म के ट्रेंड्स चल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वो भी आपने देखे होंगे, तो वो इस वक्त कल्ट जो है वो स्ट्रांग हो रहा होगा, मजबूत हो रहा होगा कि सब हमारे खिलाफ है और इमरान खान साहब जो है वो हक पर है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो पिछले कुछ दिनों में जो फैसले किए गए उससे जो एक न्यूट्रल सपोर्टर है। मुकम्मल कीजिएगा, एक अहम खबर है, हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है फोन लाइन पर। हामिद मीर साहब, 7:30 बजे तक मुलतवी किया गया इजलास, क्या हो रहा है कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से? जी जुनैद साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो इमरान खान साहब है वो बनी गाला में बैठे हुए हैं और उनके कुछ जो अहम काबीना के लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में हैं और वक्फे के दौरान भी उनकी कम्युनिकेशन उनके साथ चल रही है। हमें जो खबर मिल रही है वो ये है कि स्पीकर असद कैसर साहब के साथ पहले अपोजिशन के जो कुछ रहनुमा हैं उनकी कोई बातचीत फाइनल हुई थी, और जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ये तय हुआ था कि 8 बजे तक यानी कि इफ्तार के बाद वो वोटिंग करवा देंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि स्पीकर साहब आपने हमारे से वादा किया था कि इफ्तार के बाद वोटिंग कराएंगे, आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। लेकिन अब उसमें ये भी आपको खबर पता चल गया कि स्पीकर साहब पर कुछ जो वुज़रा हैं वो दबाव डाल रहे हैं कि आप इफ्तार के फौरन बाद वोटिंग ना कराएं।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि ये जो वक्फा है, जो कि काफी लंबा वक्फा है, इस वक्फे के दौरान अपोजिशन की कुछ अहम शख्सियात के साथ बातचीत की जाएगी। हुकूमत के कुछ वुज़रा उनसे बातचीत करेंगे और आप देख भी रहे हैं कि ईवान में भी कुछ वुज़रा हजरात जो हैं वो अपोजिशन के लोगों से उनकी कम्युनिकेशन चल रही है। लेकिन ये अब जो इनको नया जो हुक्मनामा आया वो ये है कि अब आपने जो अपोजिशन की अहम शख्सियात हैं उनसे गारंटी लेनी है कि अगर तहरीक-ए-अदम कामयाब होती है और कल को नई हुकूमत बनती है तो नई हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब और उनकी जो काबीना के मिनिस्टर्स हैं इनके खिलाफ नैब के मुकदमात नहीं बनाएगी, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसकी यकीन दहानी दी जाए। दूसरे अल्फाज में इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अपोजिशन से एक NRO मांग रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की एक बहुत अहम शख्सियत से अभी मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम ऐसे किसी कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। इससे पहले कल रात को भी इस तरह की कुछ बातचीत हुई थी, हुकूमत के लोगों और अपोजिशन के कुछ लोगों में बातचीत हुई थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब की जगह पे किसी छोटी पार्टी का जो रहनुमा है उसको अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो इमरान खान साहब जो है उनको कोई इतराज नहीं होगा। तो उनका पहले रात तक, लेट नाइट तक कोशिश ये थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इस पर सिर्फ अमल दरामद करवाना है स्पीकर ने, लेकिन वो इसको स्पीकर के इख्तियारात को एक गन पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उन्होंने कल रात को कोशिश की कि शहबाज शरीफ की जगह पे अपोजिशन किसी और को अपना प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बना दें, या तो बिलावल साहब को बना दें या अख्तर मैंगल साहब को बना दें या खालिद मकसी साहब को बना दें, और इस तरह के 3-4 नाम हुकूमत ने खुद दिए। लेकिन अपोजिशन की तरफ से इन तमाम नामों को कहा गया कि हम सब ये तमाम लोग जो हैं ये शहबाज शरीफ साहब पे मुतफिक है। फिर अभी आज सारा दिन गुजारने के बाद अब जो है वो एक नई प्रपोजल आई है कि हम आप इस सूरत में वोटिंग करवाएंगे कि आप अगर इमरान खान और उनकी काबीना के जो गुजरा हैं उनके खिलाफ मुकदमात ना बनाएं, और ख़ास तौर पे कहा गया कि नैब के तहत मुकदमात ना बनाए जाएं। तो अगर आपने आसिफ जरदारी साहब की तकरीर सुनी हो तो उस तकरीर में उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सिर्फ एक शख्स के साथ बात नहीं करेंगे। उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन वो शख्स जो है वो इमरान खान ही हो सकता है। तो जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि इमरान खान के साथ कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती और उनको कोई NRO नहीं दिया जा सकता। तो हामिद मीर साहब, जो काबीना का इजलास तलब कर रखा है इमरान खान साहब ने वो भी होगा, और वो क्या बनी गाला में होगा? जी, जाहिर बात है, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो नहीं रहते, वो बनी गाला में रहते हैं। तो ये तमाम वुज़रा हज़रात जो है उसके बाद बनी गाला ही जाएंगे। लेकिन ये बात भी हमें पता चली है कि स्पीकर असद कैसर साहब जो हैं वो अपोजिशन के साथ जो इंगेजमेंट हुई है कुछ शख्सियात के साथ, जिसकी साद रफीक साहब ने तस्दीक भी की है, वो इफ्तार के फौरन बाद वो वोटिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन उन पर शदीद दबाव है कुछ हुकूमती वुज़रा का कि जब तक इमरान खान साहब की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल नहीं आता उस वक्त तक आप वोटिंग नहीं कराएंगे। तो कोशिश की जाएगी इमरान खान साहब की तरफ से कि 9 बजे तक वोटिंग ना करवाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा है उसके मुताबिक उन्हें 10 साढ़े 10 बजे तक तो ये करवानी है। लेकिन टाइम जो है आज के दिन का, यानी कि अगर आज हम 3 अप्रैल को कंसिडर करें तो 12 बजे तक का टाइम बनता है। तो ये एक सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में अब देखें कि स्पीकर असद कैसर साहब ने जो कमिटमेंट की अपोजिशन की कुछ शख्सियात के साथ वो उसको पूरा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद करवाते हैं, या फिर वो अपने लीडर इमरान खान की बात सुनते हैं। अच्छा हामिद मीर साहब, थोड़ा ये भी बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ना बने वजीर आजम, बाकी अपोजिशन में से कोई भी बन जाए, इसकी क्या वजह है? देखिए, वो इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको मैंने 2 दफ़ा गिरफ्तार करवाया पिछले 3.5 साल में, उनके ख़ानदान पे बहुत से मुकदमे बनाए हैं, और इसके अलावा उनकी जो भतीजी हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन पे भी मुकदमे बनाए, उनको भी गिरफ्तार करवाया। तो अगर वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो अख्तियारात उनके हाथ में होंगे, तो वो हो सकता है कि वो मुझसे कोई इंतकाम लेने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि ये शायद उनको ज़हनी तौर पे कबूल नहीं है, ये उनकी बहुत बड़ी शिकस्त है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएं। लेकिन ये जो प्रपोजल है ये भी गैर रस्मी तौर पे लेट नाइट। हामिद मीर साहब, जैसे आपने कहा हम खबर थी, इसी तरह एक और अहम खबर आई है कि असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान के खिलाफ वोटिंग करवाने से इनकार कर दिया है। अपोजिशन की तरफ से दावा किया जा रहा है। वकार सतीज जो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। वकार, क्या कहना है अपोजिशन अरकान का?
देखिए, गुज़िश्ता 24 घंटों से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एकदोर राब्ते जारी थे, जबकि आज भी अपोजिशन के 3 वफूद अलग अलग औकात में मिले हैं स्पीकर व कौमी असम्बली से। और अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारान 4 अलग अलग उनसे मुलाकात हुई है और स्पीकर का ये कहना था कि मैं किसी सूरत भी इमरान खान के खिलाफ वोटिंग वो नहीं कराऊंगा। अपोजिशन ज़राए का ये कहना है कि असद कैसर ने हमें बताया कि उनका ये कहना था कि इमरान खान के साथ मेरा 30 साल ताल्लुक है, मैं वो ख़त्म नहीं कर सकता। इसके अलावा तौहीन अदालत लगे या मैं नाअहल करार दिया जाऊं, मैं हर तरह के वकार सती, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ वोटिंग नहीं करवा सकते, उनसे 30 साल ताल्लुक है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी मज़ीद तफसील भी लेंगे कुछ देर में। लाहौर में अज़ान मगरिब का वक्त हो रहा है।